नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन इस बीच देश का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार तमाम जुगत कर रहे हैं। एक और सत्ताधारी दल भाजपा है, जहां वो राम मंदिर के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोकसभा चुनावों को साधने और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में लग गई है। 14 जनवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा के खेमे में राहुल की इस यात्रा से बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा को डर है कि कहीं राहुल की ये यात्रा उनके मंसूबों पर पानी ना फेर दे। यात्रा इस समय भाजपा शासित राज्य असम में है और जब से असम में यात्रा पहुंची है तभी से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी और प्रदेश के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है और हद तो तब हो गई जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर एफआईआर दर्ज कर ली और साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार करने तक की धमकी दे डाली। और अब तो भाजपा गुंडागर्दी पर उतर आई है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया गया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई है, पोस्टर बैनर तक फाड़ दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है असम से। तो आखिर बीजेपी इतना घबराई हुई क्यों है और आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह की जो हथकंडे हैं वो क्यों अपना रहे हैं, क्यों बीजेपी के जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अजय शुक्ला सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और सुबह से काफी ज्यादा वायरल है। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए ये बताया है और कहा है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है और डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ ले कि भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो ये ट्वीट जो है वो अभी हम अपने दर्शकों को भी दिखा देंगे। तो और ये एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है सर। देखिएगा इसमें जो कुछ लोग हैं वो पोस्टर तो फाड़ रहे हैं। एक तो सर ये वीडियो और दूसरा ये है जो गाड़ियों पर जिस तरह से हमला हुआ है वो भी कांग्रेस ने साफ तौर पर दिखाया है। देखिए आप किस तरह से कांच के शीशे तोड़ दिए गए हैं और अंदर तक सारे कांच जो है वो पड़े हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सर ये इस तरह के वीडियो जो निकलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी अब अराजकता पर उतारू हो गई है, आखिर इस तरह की प्रवृत्ति क्यों अपनाई जा रही है? देखिए, जब आदमी को लगता है, डर लगता है, तो वो इस तरह की हरकतें करता है। एक बायोलॉजी में एक वो पढ़ाया जाता है, यदि आपने पढ़ा हो, कि सांप कभी भी किसी को काटता नहीं है। वो सामान्य तौर पे बिल्कुल सरलता से चलता है, लेकिन जहां उसे वो इसलिए हमला करता है जब वो डरता है कि लगता है ये हम पे हमला कर देगा। इसी तरीके से तमाम जीवों का है, उन्हें जब खतरा लगता है, डर लगता है, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की यह हरकतें उनके चाल चरित्र चेहरे को दिखाती हैं और उनके डर को दिखाती हैं। ये डर इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से बढ़ी है, यदि आप उसका वीडियो दिखाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें राहुल गांधी जब वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से वहां जनता उनके लिए बिल्कुल जिसे कहेंगे पूरी तरीके से उनके साथ आके खड़ी हो गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं आपको। तो इस तरीके से जब जुनून के साथ में लोग आ जाते हैं और राहुल गांधी के साथ पूरी सड़कें भर जाती हैं, तकलीफ यहां है और इसी तकलीफ ने इन्हें इतना डरा दिया है और इस डर के कारण ये हमला कर रहे हैं। तो हालात आज इस हद तक आ गए।
तो ये दिखाता है, क्योंकि यदि आप असम का पूरा राजनीतिक परिदृश्य देख लें, वहां पर जब कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, पिछले करीब करीब 10 साल हो रहे हैं उनके भी। तो इस स्थिति में जब असम में आप देखेंगे, तो असम में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, 1% से 0.25% का दोनों के बीच में अंतर है। यानी कांग्रेस इतनी स्ट्रांग है विपक्ष में होने के बाद भी। यही डर है कि कांग्रेस का हल्का सा झटका भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा राज्य में, और लोकसभा में भी वहां इन्हें बिल्कुल मुहाने पे ले आएगा, पायदान पे खत्म कर देगा। तो वो इनका डर है, और वही डर इन्हें इस तरह की हरकतें करने के लिए विवश कर रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बुकलेट छापी थी, उनको पूरी तरीके से बताया था कैसे कैसे भ्रष्ट है, और उसकी पूरी बुकलेट में था। और उस समय यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करती थी। राहुल गांधी ने इस पर सफाई चाही, और याद करिए उन दिनों राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने सफाई करने की कि हाँ, ऐसे भ्रष्ट लोग नहीं होने चाहिए, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और इन सबको हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को ईडी कई बार बुला चुकी थी, सीबीआई बुला चुकी थी, उनको बुला चुकी थी, उनको समनिंग हो गई थी और सारी चीज। उसके बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को जवाब देने की बजाय पार्टी को, वो राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे कि साहब मिलने को 1 मिनट हो जाए। राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को खिलाया, उसे बिस्किट खिलाते रहे और चीजें करते रहे, लेकिन वो इनसे नहीं मिले। मिलना भी नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा किया। मैं उसी दिन से राहुल गांधी का रिस्पेक्ट मेरे मन में डबल हो गया। राहुल गांधी जानते थे कि वो कई सीटें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति से मैं नहीं मिलूंगा, और नहीं मिले। अंततः वो चले गए। आप सोचिए 8 घंटे आप बैठ करके चले गए। उनके किसी जो नीचे होते हैं, उन्होंने मिलवाने का ठेका ले रखा था, लेकिन साहब राहुल गांधी ने तो किसी ठेके की बात मानी नहीं, क्योंकि ऐसे ही ठेकेदार बदनाम करते हैं। अब यह हुआ कि जब वो गए तो अब कुछ रास्ता नहीं बचा था। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही दागी लोग ही तो चाहिए होते हैं, पसंद होते हैं। जितने आप भ्रष्ट होंगे पार्टी को भी फायदा देंगे, उनको भी देंगे और दूसरी चीजें देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास में भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। तो साहब वो उस वॉशिंग मशीन में चले गए और साफ होके वहां बैठ गए। और आपको याद होगा अमित शाह से इस पर सवाल पूछा गया था कि ये बताइए कि आप उन्हें भ्रष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन दिनों। अमित शाह के पास जवाब नहीं था। पहले बोले कि अरे इस पे हंसने लगे, फिर बोले इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। फिर भी जब पूछा पत्रकारों ने तो कहा मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। मतलब एरोगेंसी भी देखिए, चोर को रखेंगे, भ्रष्टाचारी को रखेंगे और सब कुछ होगा, जब सवाल आएगा तो ये स्थिति होगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, और वो नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा क्लोज है। अरे भैया, जितने भ्रष्ट लोग हैं वही नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो नरेंद्र मोदी यानी भ्रष्टाचार का पहाड़ है वो, जिसमें सब, या भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी नदी है कि उसमें सब समा जाते हैं। सारे छोटे छोटे भ्रष्टाचारियों का कोई मायने नहीं रखता। यह इस बात का संदेश देता है। और राहुल गांधी ने असम पहुंचते हुए वहां की धरती में, जिसे कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, उन्होंने आज तक कभी भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर कभी नहीं बोला था। लेकिन जब असम की धरती पर कदम रखा तो उन्होंने पहला शब्द कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। यह कहने की हिम्मत तब होती है जब उस आदमी के पास यह मादा होता है।
उसके बाद तो आप कुछ भी बकबक करते रहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा हमला था तो यह स्थिति थी। और कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लीजिए एफआईआर। कांग्रेस पार्टी ने तो डंके की चोट पे कहा कि यात्रा भी होगी और यह हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें कहां से क्या करना है। हमें जो करना है हम करेंगे, तुम्हारे में हिम्मत है गिरफ्तार कर लो, यात्रा नहीं रुके। बड़ी बात, बिल्कुल। यह हिम्मत उस शख्स में होती है, सीना तान के वो खड़ा होता है जो कहने के लिए 56 इंची नहीं होता है, वास्तव में होता है। तो यह बड़ी चीज है। जी निधि। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि मैं पुलिस की व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं खुद केस दर्ज करूंगा और चुनाव के बाद 2-3 महीने बाद मैं गिरफ्तार कर लूंगा। तो आखिर उन्हें चुनाव के बाद की क्या जरूरत है? अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो वो अभी गिरफ्तार कर सकते हैं, किस बात का डर है? यही तो मैं निधि कह रहा हूं कि इतने डरपोक लोग हैं। अरे भैया क्यों इंतजार करोगे 3 महीने? करो ना, मैंने क्राइम कमिट किया है, आप इमीडिएट करो। और इन्वेस्टिगेशन में कितना वक्त लगता है? हमने क्या है और क्या सही है क्या गलत है ये, क्योंकि ये कोई वैसा क्राइम तो है नहीं कि आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई बहुत दूर तक जाना है और क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में कोई ये चिंता का विषय नहीं है। यह ये बताता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा वास्तव में बहुत डरपोक व्यक्ति है। यह डरपोक नहीं होता तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। वो डर के कारण गया, वो इस कारण से गया क्योंकि उसका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया था। वो इस कारण से गया क्योंकि उसकी बीवी भी जेल जाने वाली थी और उसने जिस तरह से किया है गड़बड़ घोटाला, उसमें बीवी बच्चे सबको, यही बात तो राहुल गांधी ने कही कि पूरा परिवार, बीवी समेत सारा पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है इस भ्रष्टाचार में। और कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हुआ? एक नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले आरोप लगे थे वो तो थे ही थे, उसके बाद में आने के बाद में कौन सा घोटाला नहीं किया है? चाहे फंडिंग का हो, चाहे कोविड के दौरान के हो, चाहे दूसरे हो, चाहे खनन घोटाले हो, दूसरे सब कुछ सामने बैठे। करा लीजिए जांच। तो जांच कराने की हिम्मत तो नरेंद्र मोदी सरकार में है नहीं। बार बार राहुल कहते हैं कि आप राफेल की जांच करा लो यदि आप ईमानदार हो। सुप्रीम कोर्ट आपसे डर सकता है लेकिन सच बोलने वाला तो नहीं डरेगा। तो साहब आप वो करा लो। आप में हिम्मत है तो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उनकी सीबीआई जांच करा लो या जेपीसी करा लो। आप नहीं कराएंगे तो साहब यदि आप चोर नहीं है तो आप करा लीजिए। आप नहीं कराएंगे। पनामा पेपर लीक मामले में हमारे पड़ोस के पाकिस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, वो उसे इस्तीफा देना पड़ता है, जांच होती, उसे सजा होती। सेम आरोप हमारे देश वाले का भी था। हमारे देश में उस पर जांच भी नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं। क्यों नहीं भाई, क्यों इतना डरते हो? याद करिए, इतिहास गवाह है। श्रीमती इंदिरा गांधी पे आरोप लगा, उसकी जांच हुई, जनता पार्टी सरकार में जांच हुई, वो निर्दोष पाई गई। राजीव गांधी पर आरोप लगाए गए, बोफोर्स से लेके सब, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कहा कि नहीं साहब वो पूरी तरह निर्दोष थे। और एक बात बताएं, बार बार एक यूनियन कार्बाइड का मामला उठाया जाता है और शोर मचाया जाता है कांग्रेस पर। आपको पता है यूनियन कार्बाइड का जो मुलजिम था, जिसे एंडरसन को कहा जाता है, भगा दिया गया, ये कर दिया गया, उसका वकील कौन था? जिसने कोर्ट से ऑर्डर कराया था कि उन्हें सुरक्षित वहां तक, एयरपोर्ट तक छुड़वाइए, जिस कारण से पुलिस को छोड़वाना पड़ा था वहां तक, वो अरुण जेटली थे। अब आप समझिए कि सारे भ्रष्टाचारियों के संरक्षक भी ये, सारे अपराधियों के ये, और उसके बाद में साहब आरोपी बताएंगे उन्हें वो क्या करते? कोर्ट से जो ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर का कोई भी सरकार को पालन करना होता है, उन्होंने पालन किया। आपकी तरह से वो फांसीवादी तो थे नहीं। तो साहब स्थिति ये है कि सारे भ्रष्टाचारी, तो उन्होंने जांच कराई। जब मनमोहन सिंह सरकार आई, जबकि आप देखिए
ताबूत घोटाला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस पर उन्होंने भी जांच नहीं कराई। और इसके बाद में जब मनमोहन सरकार आई, जितने आरोप लगे, चाहे कॉमनवेल्थ का हो, चाहे 2G हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे रेल गेट हो, चाहे जो भी जो आरोप लगे, सब में FIR दर्ज की, सब में जांच भी कराई, सब में जिन्हें आरोपी बनाया गया कानून के तहत जरूरत थी तो गिरफ्तार भी किया गया, पूछताछ हुई, फिर जमानत पे वो छूटे। और फिर जब ट्रायल उसका हुआ, सारे सबूत पेश करने थे, तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें सबको क्लीन चिट दे दी। अब आप समझिए कि यदि मनमोहन सिंह सरकार, राजीव गांधी सरकार या कोई और सरकार कांग्रेस की भ्रष्टाचार के आरोप में थी, तो आपने क्लीन चिट क्यों दी? तो सबसे बड़ी चीज है, ये भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। और जब अन्याय करते हैं और उस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी लड़ने को निकलते हैं, और जब वो इस देश को जो टुकड़े टुकड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ निकलते हैं, तो साहब उन पे हमले किए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है, उनके चड्डी बनियाइन तक पे सवाल उठाया जाता है, उनके किसी और चीज पे होता है। तो निधि, स्थिति ये है, इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इतना दिशा भ्रमित लोग हैं, कुछ नहीं है तो जब कुछ नहीं बचता है तो राम राम के पीछे छिपते हैं और राम को बेचते हैं। और जैसे राम को बेचते हैं, मैं एक चीज बताऊं, मुझे याद है मैं उन दिनों लखनऊ में ही पत्रकारिता करता था, जब मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोर्ट के आदेश पर मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था अपने सचिव नृपेंद्र मिश्रा से, जो वो उनके सचिव हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव के, उनसे कहा था कानून व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर। साहब, गोली चलाने का आदेश देने वाला नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय मुख्यमंत्री का सचिव था, वह व्यक्ति आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट का चेयरमैन बना बैठा। अब आप समझ लीजिए, सर्वे सर्वा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, वो RK सिंह जो गृह सचिव रहते हुए भारत सरकार का, जिसने भगवा आतंकवाद पहली बार ऑफिशियली बोला था, वह व्यक्ति नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बना बैठा। तो वास्तव में ये जितने, और ये वही RK सिंह है जिसने आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया था जब राम यात्रा निकाल रहे थे, वो रथ यात्रा। तो आप समझिए, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द यही नवरत्न है जिन्होंने असलियत में इन पर हमला किया, इनको वो किया, वही नवरत्न बने बैठे हैं और नफरत फैलाने के लिए दूसरे ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी दिखाई जाती है, और जब कुछ नहीं बचता है तो हमले करते हैं। आपके ऊपर ऐसे ही नहीं करते, किसी भी तरह से करते हैं, ट्रोल कराते हैं और चीजें करते हैं, तो आपको सोशल दूसरी तरह से हर तरीके से आपको करते हैं। और लड़कियों के साथ इस देश में रेप करते हैं, क्योंकि इस देश का आंकड़ा कहता है कि हिंदुस्तान के जो रेपिस्ट हैं उनमें 78% रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो अब आप समझ लीजिए, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। जी निधि। बिल्कुल सर। और अभी जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया कि ये लोग आपको रोक रहे हैं और शहर के अंदर तो प्रवेश करने नहीं देंगे, साफ तौर पर मना कर दिया है, तो उन्होंने कहा हम प्रवेश भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी, क्योंकि अगर हमें इस तरह से कहा जा रहा है कि शहर की बाहर यात्रा निकालो, तो वहां पर तो लोग जब चलकर आएंगे, और भारत जोड़ो यात्रा में तो कितनी भीड़ हो रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग खुद ही चलकर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अगले 7 दिनों तक यहीं रहेंगे, उन्हें जो करना है वो कर ले। तो क्या लगता है कि अगर वो 7 दिन रह गए राहुल असम में, तो वहां पर बाजी पलट जाएगी, बीजेपी की सत्ता इस बार रहेगी या फिर नहीं रहेगी असम में? मैं आपसे कह रहा हूं बड़े ईमानदारी से, मैं तमाम जगह देश के घूम के आया, तमाम चीजों के रुख को पनपा है। आज ये रह कहां गए, और ये राम राम का चिल्ला करके जो खेला दिखाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ 9 राज्यों में इनके राम का प्रभाव है। स्थिति ये है कि आप तमिलनाडु से शुरू कीजिए, तमिलनाडु ये नहीं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक में ये खत्म हो गए, तेलंगाना में ये खत्म है, आंध्रा में ये खत्म है, इसके बाद में
आप उधर पौंचेरी में खत्म है। इसके बाद आइए आप इधर महाराष्ट्र में इनकी बुरी स्थिति है। फिर आ जाइए आप इधर से नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से 7 सिस्टर्स कहा जाता है और एक बहन के साथ जिस तरह रेप होगा तो बाकी सिस्टर्स कैसे रिएक्ट करेंगी समझ सकते हैं। तो आज वहां पर ये बिल्कुल साफ है और राहुल गांधी की यात्रा ने उसमें और बिल्कुल हालत इनकी बिगाड़ दी है। असम में इनकी स्थिति बुरी हो रही है, लगातार खराब हो रही है और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने तो एक शब्द कहा, तब तक नाम नहीं लिया था, जनता वहां से बोली। उन्होंने कहा सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा हेमंता शर्मा। तो पब्लिक बोल रही है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में ये खत्म हो रहे हैं। फिर आइए उड़ीसा में इनका कोई वजूद नहीं है और वहां कांग्रेस मजबूत हो रही। इसका असर ये है कि इतने बड़े नेता गोमंता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद में बिहार आइए, बिहार में इनकी स्थिति बिगड़ी हुई है। अब ये बचे कहां? यहां बचे यूपी में। यूपी में भी यदि ये गठबंधन मिलकर लड़ता है तो निश्चित रूप से इनकी और बुरी स्थिति होगी। अभी भी पहले से घटे ही हैं। पहले 71 थे, 62 पे आ गए। अब की बात मुझे लगता है 42 भी आ जाए तो बड़ी बात है। इसके बाद उत्तराखंड में इनकी स्थिति खराब है। आज वहां पर 50-50 की स्थिति में आ गए हैं। इसी तरह हरियाणा में स्थिति खराब है। इसी तरीके से पंजाब में इनका कोई वजूद नहीं है। इसके बाद में हिमाचल में ये खत्म है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इनकी स्थिति खराब है। इसके बाद आ जाइए आप राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 40% जो है वोट हासिल करके सिद्ध कर दिया है कि अब वो 10 से 11 सीट जो है जीतने जा रही है। इसके और ये 41% है, वो 40% है, 1% का अंतर है। इसके बाद में आप आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 8% का अंतर है, लेकिन कांग्रेस जितना बढ़ के आगे आई है उससे 12 सीटों की स्थिति उसकी बनती है, जहां आज वो उसकी 1 सीट है। और इसके बाद में छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है कि 50-50 के आसपास पहुंच रहे हैं। मैं कहता हूं 50-50 न सही, 60-40 सही, तो भी ये इनकी स्थिति खराब है। इसके बाद आप आ जाइए, इसीलिए ये राम को बेच रहे हैं। हाँ, गुजरात में जरूर ये ठीक है, वहां पर मैं कहता हूं पूरी पूरी दे दीजिए। लेकिन तो अब बच कहां रहे हैं साहब? उल्टा ये खराब हो रहे हैं। तो राम का जहां पर असर है उस गोवर पट्टी में, उस काऊ बेल्ट में, तो ये को छोड़ के तो अब बाकी जगह तो सब साफ हो रहे हैं। जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इनको, जिसे कहेंगे पढ़ा लिखा का मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं है। अब कोई व्यक्ति एमबीबीएस है तो उसने हिस्ट्री 8वें के बाद तो कभी पढ़ी नहीं। इसी तरीके से कोई इंजीनियर है, उसने हिस्ट्री 8वीं के बाद तो पढ़ी नहीं, वो क्या जाने। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जानते हैं, जिन्हें नॉलेज है, वो जानते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ परोस रही है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए बिलबिला रही है, नरेंद्र मोदी इसलिए इतना सब ड्रामे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रो के दिखा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें हार साफ नजर आ रही। जी जी निधि। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सार्थक चर्चा के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बढ़िया चर्चा रही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार असम में जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है तभी से विवाद देखने को मिल रहे हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो राहुल गांधी को धमकी देते हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अब इस तरह की स्थिति आ गई है कि वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, कांग्रेस के पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं, रातों रात इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब कांग्रेस ने तो कह दिया है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी और अगले 1 हफ्ते तक यहीं पर रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और जिस भी तरह की खबरें निकल कर सामने आएंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।